बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज हम MGT 603 के लेसन नंबर 7, 8 और 9 की। ये तीनों लेसन एक्सटर्नल असेसमेंट पर बेस्ड हैं। ठीक है, एक्सटर्नल असेसमेंट बेसिकली हमारी क्या है कि हमने अपने जो ऑफिस है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बाहर निकलकर बाहर के एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। अब बाहर के एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप दरवाजे से बाहर निकले और देखें आसपास रोड पे कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है। नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट से मुराद है कि आपने देखना है कि आपके कंपटीटर्स कौन है, आपने देखना है, आपने स्टडी करना है अपने कस्टमर्स को, आपने स्टडी करना है अपनी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स को, आपने स्टडी करना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, आपने स्टडी करना है जिस मार्केट में आप हैं उस मार्केट के कंपटीशन को, आपने स्टडी करना है अपने सप्लायर्स को। ये सारी की सारी एक्सटर्नल असेसमेंट है, आपने असेसमेंट करनी है। नील बॉबर का कहना है जी, प्रेडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। प्रेडिक्शन फ्यूचर की बहुत डिफिकल्ट है। हम नहीं जानते कि आज क्या हो रहा है और आज की बेस पर क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी होता है। हम ब्लाइंडली आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। हम किसी रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं और अगर हम पैदल सफ़र कर रहे हैं तो हम ये जज करते हैं कि हमारे रास्ते की लंबाई कितनी है और हमें कितना वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में। हम ये जज करते हैं, हम ये फाइनलाइज करते हैं कि हमें जितना वक्त लगेगा उस वक्त में हमने कहाँ कहाँ किस किस स्टॉप पे रुककर स्टे करना है। यहाँ पे स्टडी करते हैं जी, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट इज आल्सो कॉल्ड एनवायरनमेंट स्कैनिंग और इंडस्ट्री एनालिसिस। ये दो चीज़ें हैं जी, हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। अब एन एक्सटर्नल ऑडिट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड relevant ट्रेंड एंड इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिंगल फर्म। हम वो चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं जो सिंगल फर्म के कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए, हम अक्सर औकात बात करते हैं रिस्क की। रिस्क दो तरह का होता है, एक डाइवर्सिफाइड होता है, एक अनडाइवर्सिफाइड होता है। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका रिस्क अनडाइवर्सिफाइबल होता है। आप अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हर तरह की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, इवन अगर कोशिश करें तो जीरो भी कर सकते हैं। वैसे वो पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप फोकस कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके ट्रेंड्स को एवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल फोर्सेस, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट। इनको थोड़ा सा डिटेल वाइज स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और कंपैरेटिव फोर्सेस, जो ये 5 फोर्सेस उसने दिखाई हैं, उसमें हमारे कंपैरेटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, कम्युनिटीज़, मैनेजर्स, शेयर स्टॉक होल्डर्स, लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं और थ्रेट्स भी क्रिएट करते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाएंगे और यही ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट का बायस भी बनेंगे। ठीक है, हम कोई एक मिसाल ले लेते हैं और वही आपके लिए बेहतर है। देखिए, होंडा मोटरसाइकिल्स यहाँ पे अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। होंडा हर साल सिर्फ अपने न्यू मॉडल का स्टिकर चेंज करता है और कोई भी चेंजिंग, कोई जिद्दत नहीं आती, कुछ भी वो चेंज नहीं करते। पिछले मेरा ख्याल है आई थिंक सो कि 2013 या 14 में उन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजिंग की थी, कुछ इंजन में थोड़ी सी तब्दीली की, पिछले जो इंडिकेटर्स थे उनमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, बस। उसके बाद पिछले 10-11 साल से कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन स्टिल हम उनको दरादर परचेज कर रहे हैं, जबकि उसके बरक्स चाइना की बाइक्स में बहुत सी चेंजिंग्स दिन ब दिन आ रही हैं। सॉरी। अब क्या है कि होंडा के लिए कंपैरेटर्स वो चाइना के मुख्तलिफ जो बाइक्स पाकिस्तान में बन रही है, बेसिकली वो चाइना के स्पेयर पार्ट्स को मिला के बना रहे हैं। उसके बाद बावजूद उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के लोग वो होंडा की बाइक को क्वालिटी वाइज पसंद करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट सेल वैल्यू अच्छी है। तो ये होंडा के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है।
इनिशियली जब चाइना की बाइक यहाँ पे आई थी तो एक थ्रेट उसके लिए क्रिएट हुआ, लेकिन वो बाद में थ्रेट ही उसकी अपॉर्चुनिटी बन गई। आगे प्रोसीड करेंगे। द नेचर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट के नेचर की बात करें तो वो कहाँ पे, द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कुड बी बेनिफिट अ फर्म एंड थ्रेट्स दैट शुड बी अवॉइडेड। जी, क्या बेसिक मकसद होता है कि हमें अपनी फर्म के लिए जो लिस्ट अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट है वो तश्कील देनी है। फाइनाइट का मतलब ये जाहिर सी बात है, हम काउंटेबल हमारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, और जो हमें थ्रेट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको अवॉइड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको हम बार बार इस तरीके को देख रहे हैं, पीछे भी देख के आए हैं। ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक रोड मैप है। टोटल 9 चैप्टर्स हैं ये। मेरा उसकी है ये कि अमेरिकन ऑथर है, उसकी बुक है, ठीक है, फ्रेड आर डेविड की। उस बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, उसका ये एक पूरा रोड मैप है। चैप्टर 1-2 विजन मिशन स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 3 ऑडिट को डिस्कस करें उस बुक के मुताबिक, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट हम कर रहे हैं, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एक्सटर्नल ऑडिट। टू परफॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिट, कंपनी फर्स्ट मस्ट गैदर कंपैरेटिव इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल कल्चर। जी, एक्सटर्नल ऑडिट को परफॉर्म करने से पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है कि हमारी सोसाइटी कौन सी है, हम किस कल्चर में हैं, हमारे डेमोग्राफिक्स क्या हैं, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ये सारी वेरियस इंफॉर्मेशन हम मैगजीन से कलेक्ट करते हैं, कुछ जर्नल से, न्यूज़पेपर से, इवन इंटरनेट से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर अपने ऑडिट का आगाज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है और थ्रेट्स को निकालना है जिनको हमें कंट्रोल करना है। वंस इन्फॉर्मेशन गैदर्ड शुड बी असिमिलेटेड एंड इवैल्यूएटेड, उनको इवैल्यूएट किया जाता है, असिमिलेट किया जाता है, फिर उससे अपॉर्चुनिटीज हासिल करने की कोशिश करते हैं। A meeting or series of meetings of manager need to collectively identify the most important opportunities and threats faced by the firm. इसी के थ्रू जो है थ्रेट्स वगैरह को फाइंड आउट किया जाता है। Friend emphasized that these key external factors should be important to achieve long-term goals, measurable, applicable। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हमें हेल्प करते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए। ये मेजरेबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे, हारिकल होंगे। जी, कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस की बात करेंगे। इकोनॉमिक फोर्सेस जो है यहाँ पे बहुत सी लिखी हुई हैं सारी यहाँ पढ़ना ही पॉसिबल नहीं है, एक दो को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है या इंटरेस्ट रेट है, मनी मार्केट रेट्स हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाता है तो अल्टीमेटली हमारी वो कॉस्ट में इजाफे का बायस बनता है, जिसकी वजह से हमें प्राइस इंक्रीज करनी पड़ती है। इन्फ्लेशन रेट हमारे कॉस्ट में इजाफे का बायस बनता है, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाता है तो हमें प्राइसेस को इंक्रीज करना है। मनी मार्केट रेट्स भी सेम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको चेंज आउट करती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे लेसन नंबर 8 पे आ जाएंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हमारे चल रहे हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, इसमें हमारे पास फॉरेन कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टर्स हैं, डिमांड शिफ्ट ऑफ गुड्स, इनकम डिफरेंसेस ऑफ रीजन कस्टमर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं अपने प्लान्स को तश्कील देने के लिए। अब इसमें से कौन से हमारे बिजनेस पर इंप्लीमेंट होते हैं, कौन से किस पर इंप्लीमेंट होते हैं, ये अलग से मैटर करता है। ये ओवरऑल लिखे हुए हैं। जिस तरह देखिए, कंपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टर्स मायने रखते हैं, लेकिन जो कंपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर ही नहीं रही, वो डोमेस्टिकली ही काम कर रही है, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टर कोई मायने नहीं रखते। इनकम डिफरेंस ऑफ रीजन कस्टमर्स, अब देखें आप किस रीजन में सेल आउट कर रहे हैं और वहाँ पे इनकम डिफरेंसेस बिल्कुल हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आप किसी छोटी सी मार्केट में चले जाएं जहाँ पे एक शॉप का जो रेंट है वो 20-30,000 है, और वही बंदा अपनी ब्रांच एक बड़ी मार्केट में खोल लेता है जहाँ पे एक शॉप का रेंट 1.5-2 लाख है। वो वही कपड़े अपनी छोटी मार्केट में रखता है, वही ड्रेसेस थोड़े से ज़रा शो ऑफ करके वो अपनी बड़ी मार्केट की शॉप पे रखता है। छोटी मार्केट में वो ड्रेस 2,000 का बेच रहा है, बड़ी में वो 5,000 से कम उसको नहीं सेल करेगा। सेम क्वालिटी, सेम थिंग, हर चीज़ भी सेम है, लेकिन लोगों का ट्रेंड, वहाँ पे आने वाले कस्टमर्स डिफरेंट होंगे, उसकी अपनी कॉस्ट डिफरेंट होगी, हर चीज़। और अल्टीमेटली यही चीज़ इंप्लाइज फॉर
और फिर हमने पीछे इन्फ्लेशन की बात की, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये हमारी प्राइस फ्लक्चुएशंस का बायस बनते हैं। एक्सपोर्टेशन ऑफ लेबर है, कैपिटल है, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं। मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक जारी करता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट इशू करती है। ये क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं और ओवरऑल जो मनी की सप्लाई है, मनी की सर्कुलेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ टैक्स रेट्स हैं। ये टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा, अब जितने हम पाकिस्तान में बात करें कि पाकिस्तान में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है और लोगों की इनकम लेवल उस तरह से नहीं है, तो ऑब्वियसली जो टैक्स रेट्स हैं वो लोगों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। खैर आगे प्रोसीड करेंगे। सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल फोर्सेस। देखें जी, ये जो फोर्सेस हैं इसको आप इस तरह से, जो पोर्टर 5 फोर्सेस है वो उससे मिलता जुलता ही है। ये फोर्सेस भी जो सोसाइटी है उसकी, हमारा कल्चर क्या है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर आप जो पाकिस्तान का कल्चर है, इस कल्चर के मुताबिक आप यहाँ पे अगर ड्रेसेस की बात करें तो ऐसे ड्रेसेस सेल नहीं कर सकते जो इंडिया या यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, खासकर फीमेल्स की मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारा कल्चर ये नहीं है। ठीक है जी। स्मॉल, लार्ज, फर्म, फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट वे में हमें स्टडी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब देखें, कंसीडर पाकिस्तान करें तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग ओल्डर। पाकिस्तान, जापान के बाद अब पाकिस्तान भी उसी डगर पे चल रहा है। पाकिस्तान, जापान के अंदर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो अब बूढ़े लोगों की है, यंगस्टर कम है। इस तरह पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान के जो हमारे पेरेंट्स थे, आप लोग भी देखें, वो 6-8 बहन भाई हैं, कोई 6 है, कोई 5 है, 8 है। हम लोग भी 3-4 हैं। लेकिन आगे जो हम न्यू जनरेशन आ रही है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 है, किसी के 3 है, बस दैट्स इट। क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो थोड़ी सी कम हो गई, ओल्डर जनरेशन ज़्यादा है, यंग उससे कम हो गई, और जो बिल्कुल ये भी बच्चे हैं वो उससे भी कम हो रहे हैं। ठीक है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है। रिचर बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है और इनको स्टडी करने के बाद ही आप कुछ फैसला कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल असेसमेंट। आप कुछ ये थोड़े से अमेरिका के वाले से उसने हाईलाइट किया हुआ है, इसको पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ना पढ़ना चाहें तो स्किप कर दे, जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ। हम आगे प्रोसीड करेंगे जी। कुछ पाकिस्तान के हवाले से पोजिशन रादर देन फेडरल सोल्यूशंस, यूथ गेटिंग मोर इंडिपेंडेंट, स्टडी चेंज इन एथनिक बैलेंस, मोर एजुकेटेड कंज्यूमर्स, हायर एवरेज लाइफ स्पैन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूथ, मिनॉरिटीज हैव मोर से। जी अब देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बड़ी हुई, यूथ गेटिंग मोर इंडिपेंडेंट। जो हमारे बड़े थे वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, फिर हम लोग भी काफ़ी हद तक उनके डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो हमारे बाद हैं, जो आप लोग हैं, आपकी इंडिपेंडेंसी, इस लिहाज से बात नहीं करूँगा कि आप लोगों के कमाने के लिहाज से या अर्निंग के लिहाज से, नहीं, बेसिकली आप देखें कि आप अपने बड़ों से पूछें, दादा दादी से पूछें, वो आपको बताएंगे कि वो आपके पेरेंट्स के लिए उनके जवान होने तक, उनकी शादी होने तक उनके ड्रेसेस वही परचेज करते रहे। खैर मैं ड्रेसेस को इसलिए, क्योंकि ये बात जल्दी अंडरस्टैंड हो जाती है, इसलिए मिसाल ले रहा हूँ बार बार। लेकिन आप लोग अपनी 100% बाइंग खुद कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी। और भी कई जगहों पे है। न्यू ट्रेंड इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली अ नीड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जी, नए ट्रेंड्स ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंटली कंज्यूमर्स की सोच को चेंज कर दिया। अब कंज्यूमर डिफरेंट टाइप का है तो ऑब्वियसली उसकी चॉइस, उसकी सोच भी डिफरेंट है। There are no more American household with people living alone and with unrelated people than they are household consisting of married couples with children. Census data suggests that Americans are not returning to traditional lifestyles. जी अब क्या है कि वहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली अलग रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लिव विद देयर चिल्ड्रन या लिव विद देयर पेरेंट्स। आगे प्रोसीड करेंगे जी। अब ये कुछ की सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, रीड करना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन हम फिर भी कुछ स्टार्टिंग रीड कर लेते हैं। जैसे
चाइल्ड बेयरिंग रेट्स है, नंबर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, नंबर ऑफ मैरिजेस, नंबर ऑफ डिवोर्स, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ। ये कुछ वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स सबके लिए इंप्लीमेंटेड मैंने पहले बताया नहीं है। कौन किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उस लिहाज से है। अब देखें जी कि कोई एक लॉयर है, वो जी देखता है कि मैं जी लॉ किया है, उसके बाद वो थोड़ा सा देखता है कि यहाँ पे लॉयर्स की तादाद कितनी है और किस फील्ड में कितने लॉयर्स हैं और किस फील्ड में ज़्यादा केसेस हैं, उस हिसाब से वो उस चीज़ को जायज़ कर रहा है। तो बेसिकली वो अपनी एक सडन असेसमेंट कर रहा है कि उसे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। आगे प्रोसीड करेंगे जी। स्टिल की एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हमारे पास चल रहे हैं, रेशियल इक्वालिटी, एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब रेशियल इक्वालिटी को आप देख लें कि पुरानी आप बात कर लें, अब भी खैर काफ़ी हद तक ये मौजूद है, लेकिन खैर पुराना बहुत रिजिड था, अब थोड़ा सा उसमें लीनियंसी आ गई है कि हर एक जो कास्ट थी वो अपने से अपने आप को सुपीरियर और बाकी सबको इन्फीरियर कंसिडर करती थी। अब इसमें चेंजिंग आ गई है। दूसरा ये है कि आउट ऑफ द कास्ट मैरिजेस जो हैं वो नहीं की जाती थी। अब तो खैर कुछ मेजर कास्ट हैं, कुछ सब कास्ट हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग जट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जट फैमिली में पहले तो बरादरी में गुराया है तो उन्होंने गुराया में शादी करनी है, वड़ाया है तो उन्होंने वाइच में करनी है। फिर थोड़े से ट्रेंड चेंज हुए तो अब ये जी जट फैमिली होनी चाहिए, आगे बरादरी कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल उसके अलावा आउट ऑफ द कास्ट मैरिजेस भी आम होनी शुरू हो गई हैं। तो क्या है कि ये चीज़ें रेशियल इक्वालिटी आ रही है। जो एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन जो है वो कम से कम इंटर मैट्रिक तक लोग उस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं कि कम से कम अपने बच्चे को मैट्रिक तो हम करवाएं ताकि उसे नो हो थोड़ी बहुत हो। पहले ये भी नहीं था, लोगों को कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। हमारे एज के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, वो उसको बेकार समझते थे, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब आ गया पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस। इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जी, एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन, टेस्ट रेट्स, लॉबिंग एफर्ट्स, पेरेंट लॉज, ये पेटेंट लॉज सॉरी, ये कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं। गवर्नमेंट सिक्योर करती है बिजनेसेस को, गवर्नमेंट सिक्योर करती है कुछ अपने टैक्स रेट्स के, गवर्नमेंट्स के जो रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। देयर आर ऑलवेज चेंज इन द गवर्नमेंट रेगुलेशन विच क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट्स आल्सो। जी गवर्नमेंट हर साल अपने टैक्स रेट्स को, अपनी पेटेंट लॉज को, बहुत सी चीज़ें चेंज करती है और यही चीज़ें अल्टीमेटली हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, कुछ थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। इंक्रीज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। आप ग्लोबली कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है ग्लोबली फिर पॉलिटिकल वेरिएबल्स को स्टडी करना है। आप जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आपने स्टडी करना है, वेरिएबल्स को स्टडी करना है, इकोनॉमी को स्टडी करना है, एंड सो ऑन। जी यहाँ बात करते हैं स्ट्रेटजीज टुडे मस्ट पोजेस स्किल्स टू डील मोर लीगलिटिकली एंड पॉलिटिकली देन प्रीवियस स्ट्रेटजीज। जी आज की जो स्ट्रेटजीज हैं वो लीगल और पॉलिटिकली जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्रीवियस के निस्बत। प्रीवियस जो है वो थोड़े से लॉज को भी बाईपास करते थे, इन चीज़ों को देखते थे, लेकिन आज लोग कोशिश करते हैं कि वो बाय लॉ ही एक्टिविटीज़ करें। हुज अटेंशन वर डायरेक्टेड मोर टू इकोनॉमिक एंड टेक्निकल अफेयर्स ऑफ द फर्म। Strategies today are spending more time anticipating and influencing public policy actions. जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी एक्शंस। दे स्पेंड मोर टाइम मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अटेंडिंग हियरिंग एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंसेस। अब ये क्या है कि ये गवर्नमेंट के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस को स्टडी करके ही कोई अच्छे तरीके से स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है जी। इंक्रीजिंग ग्लोबल कंपटीशन असेंट टू नीड फॉर एक्यूरेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड लीगल फोरकास्ट। ये ग्लोबल कंपटीशन अगर आप इंक्रीजिंग जो है वो जैसे इंक्रीज हो रहा है वो इस चीज़ की ज़रूरत पे पैदा कर रहा है कि जी एक्यूरेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड लीगल फोरकास्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर मैस कम्युनिकेशन, हाई टेक्नोलॉजी आर क्रिएटिंग सिमिलर पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन इन डाइवर्स कल्चर वर्ल्ड वाइड। जी अब ये जो मैस कम्युनिकेशन और हाई टेक्नोलॉजी आ गई, सोशल मीडिया आ गया, इसने काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल पैटर्न्स हैं उनको स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया कि लोग जो कि हर ट्रेंड को उससे वाकिफ़ हैं तो वो फिर ट्रेंड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जी नेक्स्ट चलेंगे हम, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल वेरिएबल्स इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस,
गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स चेंजेस, स्पेसिफिक टैरिफ्स, ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट रूटीन वाइज जो है वो चेंज करती है और फिर उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। टैक्स लॉज चेंज होंगे, इंक्रीज हो या टैरिफ में कोई चेंज इंक्रीमेंट आएगा, जो नया टैरिफ लगाया जाएगा तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, हमारी इम्पोर्ट्स अफेक्ट होंगी। जी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि यह जी नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।